हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी क्लासेस। पिछली वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन में डिफरेंस समझा और उनके बीच में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कशन की। क्लियर। आफ्टर दैट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया था। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ एंगुलर मोशन। क्लियर। ability of the body to resist the change in state of angular motion. Clear. That is called the moment of inertia. अगर एक बॉडी एंगुलर मोशन कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा, देन अगर आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो तो वहां पर बॉडी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो वजह से आता है, आइदर इट इज ड्यू टू एरिया ऑफ द बॉडी और इट इज ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। जितना बड़ा एरिया होगा बॉडी का उतना ही बॉडी को रोटेशन करवाना मुश्किल होगा। क्लियर। और जितना बड़ा मास होगा बॉडी का उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा बॉडी को रोटेट करवाना या रिवॉल्व करवाना किसी भी एक एक्सिस के अबाउट। क्लियर। सो आज हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर लिया है। अगर आप अभी तक आपने उन चीजों को नहीं पढ़ा है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पिछली वीडियोस में जरूर देखिए। क्लियर। और वहां पर हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए हैं फॉर वेरियस शेप्स। क्लियर। जैसे रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कुलर डिस्क, क्लियर, सर्कुलर रिंग, ठीक है, आई सेक्शन, इन सभी के लिए हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशंस की हैं। क्लियर। सो आज हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे। क्लियर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिस्कस किया था। क्लियर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, क्लियर, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट द चेंज, to resist the change of state in angular motion. Clear. That is called the moment of inertia, angular motion. Clear. Angular motion can be either rotation or revolution. Clear. किसी भी एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रिवॉल्व कर रही है या एंगुलर मोशन कर रही है तो अगर आप उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हो, स्टेट को हमने डिस्क्राइब किया था वेलोसिटी। क्लियर। स्टेट मींस वेलोसिटी। क्लियर। स्टेट मींस वेलोसिटी। सो अगर आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो तो वहां पर एक रेजिस्टेंस मिलेगी। दैट इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू इनर्शिया। क्लियर। इनर्शिया हम लीनियर मोशन में करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस में बोलते हैं? एंगुलर मोशन में बोलते हैं। क्लियर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा था कि ये दो वजह से आता है, वन इज ड्यू टू एरिया एंड अदर इज ड्यू टू मास। क्लियर। जितना बॉडी का एरिया बड़ा होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होगा और जितना बॉडी का मास बड़ा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का बड़ा होगा। क्लियर। सो आज हमने डिस्कस करना है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, बिल्कुल सेम। क्लियर। यहां पर आ जाएगा ड्यू टू मास। क्लियर। सो मास की वजह से कोई भी अगर रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है बॉडी को मोशन चेंज करने में, क्लियर, तो वहां पर उसको हम क्या बोलेंगे? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो कॉल्ड द सेकंड मोमेंट ऑफ मास। यही तरीका है सेकंड मोमेंट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का। अगर आप मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हो तो सेकंड मोमेंट ऑफ मास कैलकुलेट कर लो, वही आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्लियर। सो सेकंड मोमेंट ऑफ मास आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर। उसके बाद हम डिफरेंट शेप्स के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। ओके। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जब भी आपके पास मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी शेप का आपको कैलकुलेट करना है तो आपने स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। क्लियर। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? देखिए, लेट अस से आपके पास एक एक्सिस है। क्लियर। दिस इज ए एक्सिस और इसके अबाउट एक स्मॉल मास डीएम रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर। दिस इज ए डीएम मास विच इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस, इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर। इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं हम
इस एक्सिस के अबाउट, क्लियर, दिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एक्स एक्स, क्लियर, लेट अस से दिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन एक्स एक्स, क्लियर, एंड दिस इज द सीजी ऑफ द बॉडी, क्लियर, दिस इज द सीजी ऑफ द बॉडी, क्लियर, ओके। डीएम मास को मैं बोल रहा हूं यहां पर पॉइंट मास, ये डीएम मास कैसा एक पॉइंट मास है, क्लियर। पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास क्या होता है, पॉइंट मास इज बॉडी, क्लियर, बॉडी हैविंग definite value of mass, definite value of mass, clear, but negligible dimensions, negligible dimensions, clear, this is called a point mass. negligible dimension भी बोल सकते हैं या फिर negligible size भी बोल सकते हैं, clear। एक ऐसी बॉडी जिसका मास, जिसके मास की वैल्यू कुछ डेफिनेट हो जो आप मेजर कर सकते हो, बट उसका साइज आप अगर बोलोगे तो दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, क्लियर, उसका साइज क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, क्लियर। तो इन दैट केस आप उस बॉडी को क्या बोलोगे, पॉइंट मास बोलोगे, क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पॉइंट मास की एक एग्जांपल लूं, क्लियर, पॉइंट मास कैन बी अर्थ। अब अर्थ कैसे, अर्थ तो इतना बड़ा मास है तो हम उसको पॉइंट मास कैसे बोल सकते हैं। अगर हम अर्थ को देखें इन कंपैरिजन टू सन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, क्लियर, so earth is a point mass as compared to sun, clear, if this is sun, ये एक आप ये sun है, clear, earth इतनी सी है, clear, so earth can be considered as point mass in comparison to earth, the sun, clear, and earth is also revolving around sun, earth revolve कर रही है sun के around, clear, so earth is a point mass, clear, ठीक है। so आप किसी भी बॉडी को, जैसे हम हैं, हम अर्थ के कंपैरिजन में पॉइंट मास है, क्लियर, वी आर पॉइंट मास एज कंपेयर टू अर्थ, क्लियर। मून है, मून को हम पॉइंट मास नहीं बोल सकते एज कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि उसका एक डेफिनेट साइज है, क्लियर, और वो अर्थ के कंपैरिजन में पॉइंट मास नहीं है, क्लियर, क्योंकि हम अर्थ और मून के साइज को कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर, बट सन और अर्थ के साइज को कंपेयर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अर्थ इज वेरी स्मॉल इन साइज एंड सन इज वेरी बिग इन साइज, क्लियर, एज कंपेयर टू अर्थ, क्लियर, ओके। सो पॉइंट मास ध्यान में रखना है आपने, क्लियर। तो यहां पर जो मैंने डीएम लिया है दैट इज ए पॉइंट मास, डीएम इज ए पॉइंट मास एंड इट इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लियर। इसका डिस्टेंस, इसके सीजी का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन कितना है, आर, क्लियर। तो यहां पर हम पहले कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ मास, first moment of mass, first moment of mass, clear, dm about xx, clear। हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ मास कैलकुलेट करना है dm का अबाउट xx, कितना आएगा, इट इज मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ cg of mass from axis of revolution, clear, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एनी मास अबाउट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। सो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, डीएम into r, this is the first moment of mass dm about xx, clear। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेकंड मोमेंट ऑफ मास, हमें कैलकुलेट करना है सेकंड मोमेंट ऑफ मास, क्योंकि अगर हमारे पास सेकंड मोमेंट ऑफ मास आ गया तो हमें क्या मिल जाएगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, क्लियर। सो क्या हम लिख सकते हैं यहां पर, सेकंड मोमेंट ऑफ मास, क्लियर, सेकंड मोमेंट ऑफ मास dm about xx will be equal to, देखिए सेकंड मोमेंट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट का मोमेंट है, क्लियर, मोमेंट का मोमेंट कैसे, देखिए मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट, क्लियर, मोमेंट ऑफ फर्स्ट मोमेंट अबाउट xx, क्लियर।
सो क्या हम लिख सकते हैं, देखिए अगर फर्स्ट मोमेंट का मोमेंट निकालेंगे x के अबाउट तो क्या आएगा r इंटू dm इंटू आर, दिस इज द फर्स्ट मोमेंट, और इसको अगर r के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ मास। So r square into dm is the second moment of mass dm about xx, and it is also called mass moment of inertia. It is also called mass moment of inertia. So we can say that this is dixx. Because mass is very small, so its inertia will also be very small. Clear? So this is the formula for inertia, mass moment of inertia of point mass about axis of revolution xx. And यही फॉर्मूला को अब हम यूज करके डिफरेंट शेप्स के लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखिए अगर ऐसे से पॉइंट मासेस को जोड़कर एक बड़ी बॉडी बना दी जाए तो सारे पॉइंट मासेस के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करो तो बड़ी बॉडी का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर? सो इसी तरीके से हम सभी बॉडीज के लिए कैलकुलेट करेंगे। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए एक बार, देन हम आगे बढ़ते हैं। okay? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए okay? ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, एक पेंडुलम है जिसका मास है m, एक पेंडुलम है जिसका मास है m, एंड इट इज ऑसिलेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ऑसिलेटिंग अबाउट दिस पॉइंट O, O पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L। क्लियर? लेंथ ऑफ पेंडुलम इज L। सो क्या हम यहां पर बोल सकते हैं कि पूरे का पूरा मास जो है पेंडुलम का दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस एंड, बिकॉज दिस इज ए स्मॉल स्ट्रिंग। क्लियर? वेरी थिन स्ट्रिंग जिसका मास क्या है, वेरी नेग्लिजिबल। तो स्ट्रिंग का मास तो नेग्लिजिबल है, तो सारा मास पेंडुलम का कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पर। ठीक है, तो इसका इनर्शिया या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा? देखो अभी हमने पढ़ा है कि अगर CG का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन से पता हो विच इज L, क्लियर, तो वहां से आप इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हो। इस बार मास बड़ा है, ठीक है, वहां पर मास छोटा था, वहां पर इनर्शिया क्या था, dm इंटू आर स्क्वायर, और यहां पर इनर्शिया क्या है। देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं, एक छोटा सा मास ले लेता हूं, दिस इज ए स्मॉल मास दैट इज dm, दिस इज ए स्मॉल मास दैट इज dm। क्लियर? दिस इज द स्मॉल मास इन दिस पेंडुलम। dm का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, ऑलमोस्ट L। ठीक है, बिकॉज दिस इज ए मास, क्लियर, जिसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है एज कंपेयर टू दिस। क्लियर? दिस लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस इट्स साइज। ठीक है, सो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट L ही तो है। तो चाहे आप इस पेंडुलम में कहीं पर भी स्मॉल मास ले लो, सबका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है, ऑलमोस्ट L। ठीक है, तो अगर यहां पर हम di लिखें, di कितना आएगा, di क्या होता है, आर स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, और r की जगह पर यहां पर क्या है, l स्क्वायर इंटू dm। ठीक है, बट हमें क्या निकालना है, पूरे मास का इनर्शिया निकालना है m का। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, I विल बी इक्वल टू di का इंटीग्रेशन विच इज L स्क्वायर इंटू dm, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा। देखिए L क्या है, अभी मैंने बोला कि सभी स्ट्रिप्स के लिए या सभी स्मॉल मासेस dms के लिए L इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज दिस लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस बॉल्स साइज।
क्लियर, इस बॉल के साइज से ये लेंथ बहुत बड़ी है, तो इट मींस L इज कांस्टेंट। क्लियर, सो इट मींस हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, L स्क्वायर इंटू डीएम। एंड डीएम का इंटीग्रेशन, अब डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए स्मॉल मासेस को सबको जोड़ दो, सभी स्मॉल मासेस को जोड़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बनेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या आएगा, एम। ठीक है, सो दिस इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पेंडुलम अबाउट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। क्लियर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप एक और चीज देख सकते हो, देखो हमने पढ़ा था कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकंड मोमेंट ऑफ मास होता है। सेकंड मोमेंट ऑफ मास का यूनिट देखो क्या बन रहा है, मीटर स्क्वायर इंटू केजी। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, मीटर स्क्वायर इंटू केजी। तो ऐसा यूनिट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मीटर स्क्वायर इंटू केजी। क्लियर, ध्यान में रखना। सो दिस वाज द केस ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट या एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के अबाउट कितना होगा, ml स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट हम देखते हैं रॉड के लिए। ठीक है, रॉड के लिए देखते हैं, ये आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, ml स्क्वायर, बस और कुछ भी नहीं करना। पेंडुलम के केस में पेंडुलम का साइज एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज वेरी नेग्लिजिबल, सो इट मींस वी कैन कंसीडर दिस मास एज ए पॉइंट मास। ठीक है, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या होगा, m इंटू डिस्टेंस ऑफ इट्स cg फ्रॉम एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, l स्क्वायर। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट केस है रॉड का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रॉड का केस देखते हैं अभी। ठीक है, यहां पर हमने स्ट्रिंग के मास को नेग्लिजिबल माना था। क्लियर, स्ट्रिंग का मास क्या है, वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कैपिटल M। ठीक है, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग के मास को इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस विच इज केस ऑफ रॉड। नेक्स्ट केस इज द केस ऑफ रॉड। सेकंड केस, रॉड ऑफ मास कैपिटल M। ठीक है, एक रॉड है जिसका मास है कैपिटल M। देखिए, लेट अस कंसीडर ए रॉड क्लियर ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ है L। ठीक है, एंड इट्स मास इज कैपिटल M, इट्स मास इज कैपिटल M। ठीक है, रॉड को हम ये स्केच मान सकते हैं। क्लियर, अब हम इसमें कोई भी एक एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन लेंगे। लेट अस से इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। क्लियर, दिस इज दिस CG, दिस इज CG ऑफ दिस रॉड। क्लियर, रॉड का CG यहां पर है। Clear, and it is revolving around this axis. Clear, it's CG axis. So इस तरीके से ये रोटेट कर रही है। क्लियर, यहां पर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने CG बिल्कुल सेंटर में इसलिए लिया है बिकॉज वी आर कंसीडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एज यूनिफॉर्म इन द रॉड। क्लियर, रॉड में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज यूनिफॉर्म। क्लियर, ऐसा नहीं है कि सारा मास इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है या इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। वो केस था पेंडुलम का। क्लियर, पेंडुलम में सारा मास किधर कॉन्सेंट्रेटेड था, यहाँ पे एक एंड पे था, बट यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर पूरा मास पूरी रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका CG कहां पर होगा, यहां पर होगा। पेंडुलम के केस में CG कहां पर आया था, पेंडुलम के केस में CG यहां पर आया था। क्यों, क्योंकि उसमें सारा मास, इस पूरी बॉडी का मास या इस पूरे सिस्टम का मास कहां पर है, यहां पर है, इसी यहीं पर सारा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इसीलिए उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आया था, इस केस में डिफरेंट आएगा। क्लियर, तो देखिए, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है रॉड, इस तरीके से करेगी। देखिए, क्लियर, इस तरीके से। सो इस तरीके से रॉड इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। क्लियर, हमें इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, मास इज यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड। यूनिफॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सिंपल सा इतना है, देखिए अगर L लेंथ का मास M है, ठीक है, देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं। देखिए, इफ मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू कैपिटल M, ठीक है, देन फॉर यूनिफॉर्म distribution
distribution of mass in rod clear. Then for uniform distribution of mass in rod, mass of rod of length 1 unit is equal to m by l. okay? अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रॉड में तो इट मींस अगर 10 मीटर की रॉड है तो 10 मीटर की रॉड का अगर मास 10 केजी है तो 1 मीटर की रॉड का मास कितना होगा 1 केजी. क्लियर. दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. 2 मीटर की रॉड का मास कितना होगा 2 केजी. 5 मीटर की रॉड का कितना होगा 5 केजी. क्लियर. तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगी. क्लियर. जो मास होगा. ओके. सो लेट अस टेक ए स्मॉल मास dm. देखिए यहां पर मैंने एक स्मॉल मास लिया विच इज dm. ठीक है. दिस इज द मास dm at distance r from cg. क्लियर. और इस मास की जो लेंथ है दैट इज dr. इस मास की जो लेंथ है दैट इज dr. क्लियर. ये इसकी लेंथ है. ठीक है. सो di लिखना है हमें. di क्या होगा अबाउट xx. ये xx एक्सिस है xx. ठीक है. di xx लिखना मींस di xx क्या होता है. इट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप अबाउट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है. एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन के अबाउट इस स्ट्रिप का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्लियर. तो देखिए क्या हम लिख सकते हैं. इट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ मास. सेकंड मोमेंट ऑफ मास इज r स्क्वायर इंटू dm. ठीक है. तो r स्क्वायर इंटू dm. देखिए अगर L लेंथ का मास m है तो dr लेंथ का मास कितना होगा dm है. ठीक है. dr लेंथ का मास क्या है dm. देखिए अगर एक L लेंथ का मास m है तो एक यूनिट का मास क्या होगा m by l. एंड मास ऑफ रॉड ऑफ लेंथ dr लेंथ का मास क्या होगा m by l इंटू dr. क्लियर. दिस विल बी द मास ऑफ dr लेंथ. क्लियर. एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू dm. यही तो dm के बराबर है. ठीक है. तो यहां पर पुट कर देते हैं r स्क्वायर इंटू m by l इंटू dm. क्लियर. r स्क्वायर इंटू m by l इंटू dm. हमें क्या निकालना है Ixx निकालना है. हमें पूरी रॉड का इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है. तो इट मींस इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dIxx. ठीक है. और इंटीग्रेशन ऑफ dIxx क्या होगा r स्क्वायर m by l इंटू dm का इंटीग्रेशन. ठीक है. और अब यहां पर dr आया. सॉरी ये dr है. dm की वैल्यू हमने पुट की है. dr आया. ठीक है. तो m by l इज कांस्टेंट. अंदर क्या बचा r स्क्वायर इंटू dr. ठीक है. तो r वेरी कर रहा है. अब r देखो कहां से कहां वेरी कर रहा है. जब स्ट्रिप सेंटर पे है तो r की वैल्यू क्या है 0. अब स्ट्रिप को इधर लेके जाओ. r कहां तक जाएगी एक्सट्रीम स्ट्रिप l/2 तक जाएगी. ठीक है. दिस इज r इज इक्वल टू l/2. क्लियर. सिमिलरली अगर स्ट्रिप को इस पॉइंट से इधर मूव करवाए तो r की वैल्यू कहां तक जाएगी -l/2. क्योंकि यहां पर r की वैल्यू क्या है 0. r की वैल्यू जब यहां पर 0 है तो इधर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है r और इधर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव है r. क्लियर. तो इट मींस यहां पर हम लिख सकते हैं -l/2 टू l/2. इसको सॉल्व कर लीजिए. m by l इंटू r क्यूब बाय 3 इंटू l/2 माइनस l/2. क्लियर. इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा दैट विल बी m इंटू l इंटू l क्यूब बाय 24 प्लस l क्यूब बाय 24. क्लियर. सिंपल मैंने यहां पर लिमिट्स पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया. ठीक है. सो m by l into l cube by 12. Okay. So from here Ixx will be equal to ml square by 12. Very important formula for rod. पेंडुलम का क्या आया था ml square आया था. ठीक है. और रॉड का क्या आया ml square by 12. ठीक है. पेंडुलम किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था. एक एंड के अबाउट रिवॉल्व कर रहा था
क्लियर, विच वॉज एट एल डिस्टेंस फ्रॉम इट सीजी। ठीक है, बट यहां पर जो रॉड हम देख रहे हैं, रॉड किस एक्सिस के अबाउट कर रही है, उसके सीजी एक्सिस के अबाउट कर रही है। क्लियर, अब हम इस रॉड का इनर्शिया निकालेंगे अबाउट इट्स वन एंड। क्लियर, अगर किसी एक एंड के अबाउट ये रिवॉल्व करे तब इसका इनर्शिया क्या होगा। क्लियर, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं। दिस इज एम एल स्क्वायर बाय 12, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट केस है, रॉड अगर किसी एक एंड के अबाउट रिवॉल्व करे। ठीक है, अभी किसके अबाउट कर रही थी, अपने सीजी के अबाउट कर रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं। इसी में अगर इस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही हो, ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट रिवॉल्व करवा के देखिए। ठीक है, सो लेट अस से इट इज पीपी एक्सिस। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पीपी एक्सिस इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दी सीजी एक्सिस। ठीक है, तो जब भी सीजी एक्सिस के किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम इनर्शिया निकालते हैं, तो वहां पर हम कौन सी थ्योरम लगाते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिस्कस किया था, अब यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं कि अगर आपको सीजी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया पता है, सीजी एक्सिस के अबाउट अगर आपको इनर्शिया पता है, तो सीजी एक्सिस के किसी भी एक पैरेलल एक्सिस के अबाउट, जो कि पीपी एक्सिस है, उसके अबाउट आप इनर्शिया निकाल सकते हो। कैसे, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, ये। क्लियर, देखिए, जब हमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई थी, तो यहां पर m की जगह पे क्या था, a था, बस यहां पर क्या आ जाएगा, m। क्लियर, यही डिफरेंस है बस। क्लियर, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हुए यहां पर हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। और अब हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, m। ठीक है, y बार क्या है, y बार इज द डिस्टेंस ऑफ pp फ्रॉम सीजी एक्सिस। ठीक है, सीजी एक्सिस से पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस। क्लियर, दैट इज कॉल्ड दी वाई बार। ठीक है, सो हमें आईपीपी निकालना है और आईसीजी हमें गिवन है। आईसीजी तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 12। क्लियर, ये हमने फॉर्मूला अभी डिराइव किया है। ठीक है, आईसीजी। आईपीपी क्या होगा, आईसीजी, आईसीजी की जगह पे क्या डालेंगे, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इनटू वाई बार क्या है, वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ पीपी फ्रॉम सीजी। पीपी का सीजी से डिस्टेंस कितना है, एल बाय 2। ठीक है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, एल बाय 2 का स्क्वायर, वाई बार का स्क्वायर है तो एल बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4 एंड इट विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 3। दिस विल बी इक्वल टू आईपीपी। So very important formula, if a rod is revolving about its one end, then its mass moment of inertia will be considered as ml square by 3. Clear? And if same rod is revolving about its CG axis, then in that case its mass moment of inertia will be equal to ml square by 12. And similarly, अब आप इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकाल सकते हो, चाहे वो यहां पर है एक्सिस, चाहे वो यहां पर एक्सिस, चाहे वो यहां पर एक्सिस। क्लियर, कोई भी एक्सिस हो, बस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दीजिए। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या पता होना चाहिए, सीजी एक्सिस से उस एक्सिस का डिस्टेंस पता होना चाहिए बस। क्लियर, बाकी सब आप कैलकुलेट कर सकते हो वहां पे। क्लियर, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड। क्लियर, सो अगली वीडियो में हम सर्कुलर डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे और कुछ और शेप्स का देखेंगे। क्लियर, टिल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स। क्लियर, एंड प्लीज अच्छे से पढ़िए, जितनी भी वीडियोस मैं डाल रहा हूं, क्लियर, उनके अच्छे से नोट्स बनाइए। क्लियर, और साथ के साथ इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने बनाइए। क्लियर, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में। क्लियर, आगे इन्हीं चीजों को हम जोड़ के आगे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। क्लियर,
सो टिल देन आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो थैंक यू।